एक दिन दो शख्स जिनके साथ एक औरत भी थी वो दरवाजे पर नॉक करते हैं। अंदर से सुमन निकलती है। सुमन उन्हें अंदर ले जाती है। काफी देर तक उनमें बातें होती है। कुछ देर बाद रमन के घर से जा रहे एक शख्स को ऊपर फ्लैट से कोई चीख पुकार सुनाई देती है। ऊपर देखने पर एक बुजुर्ग औरत हाथ हिला रही थी, मानो वो किसी परेशानी में है और मदद के लिए बुला रही थी। कुछ ही पलों में वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं। नज़ारे होश उड़ा देने वाले थे। फर्श पर खून के धब्बे थे और अंदर बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दे रही थी। कोई समझदार व्यक्ति घटना की नजाकत को समझते हुए फौरन पुलिस को फोन करता है। कुछ ही पलों में सूचना पाके पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस मकान के अंदर दाखिल होती है। फर्श पर खून के छींटे थे। अंदर जाने पर बाथरूम में एक महिला थी जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। वो खून से लथपथ थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। मकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अंदर एक कमरा था जो बंद पड़ा था, जिसकी खिड़कियां रोड की तरफ खुलती थी। उसे खोलने पर उसमें एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी, जिसकी चीख पुकार से लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए थे। महिला के सर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। इंस्पेक्टर ने उस बुजुर्ग महिला से घटना के बारे में पूछते हैं तो बताती है कि सुबह कुछ लोग वहां किराए का रूम देखने आए थे। थोड़ी देर बात करने के बाद मेरी बेटी सुमन जैसे ही काम के लिए अपने कमरे में गई, उन्होंने मेरा मुंह दबाकर मुझे इस कमरे में ले आए और मेरा हाथ पैर बांधकर मेरे मुंह में रुमाल ठूंस दिया। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश करके अपने हाथों की रस्सी खोली। फिर मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की और अपनी बेटी सुमन को आवाज़ लगाई, पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने बाहर की तरफ खिड़की से आते जाते लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। माँ ने तुरंत अपनी बेटी के बारे में इंस्पेक्टर से पूछा, पर वो तो ना जाने कब की मर चुकी थी। किसी ने इन सब की सूचना सुमन के पति को दी। रमन भी वहाँ पहुँच गया। वह सुमन को मरा पाकर फूट फूट कर रोने लगा। सुमन की माँ इस हादसे से सदमे में आ गई थी। वो कुछ ऐसा व्यवहार करने लगी थी मानो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो, और ऐसा होना लाजमी था। आखिर इस उम्र में अपनी जवान बेटी की ऐसी नृशंस हत्या भला कौन माँ सहन कर सकती थी। सनसनीखेज मामला पूरे शहर में गूंज गया। लोग किराएदार रखने से कतराने लगे। जो लोग किराएदार रखे भी थे उन्हें वो शक की निगाह से देखने लगे, उनसे दूरी बनाने लगे। हालांकि प्रथम दृष्टया यह लूट का मामला लगता था, क्योंकि हत्यारों ने सुमन के शरीर के सारे गहने, घर में रखे सारे गहने व सारे पैसे अपने साथ ले गए थे। तो क्या ये लूट का मामला था और महज चंद पैसों और गहनों के लिए कोई दरिंदगी की इस हद तक जा सकता है? रमन और सुमन एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे और आगे चलकर वह एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों के प्यार के आगे परिवार को भी झुकना पड़ता है। दोनों की शादी के बंधन में बंध जाते हैं। प्यार, शादी और फिर परिवार। रमन और सुमन के 3 बेटे थे। तीनों की परवरिश का जिम्मा सुमन पर होता है। सुमन का मायका वही पास में था। उसकी माँ अक्सर वहाँ आया जाया करती थी, नहीं तो ये लोग भी चले जाते थे। सुमन की माँ अपनी बड़ी बेटी से उसके 2 बड़े बेटे, जिसमें से एक 7वीं और दूसरा 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उसको अपने पास रखने को कह देती है। उसके बेटे सोनू और मोनू नानी के वहाँ रहकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि वहाँ ना ही माँ की डांट का डर और ना ही पिता के मार का खौफ। माँ के इस कदम से सुमन और रमन के बीच कम हो चुका रोमांस अपने शिखर पर पहुँच जाता है। बच्चों की जिम्मेदारी कम होने के कारण दोनों एक दूसरे को भी फिर से दे पाते हैं और सैर सपाटा, सिनेमा और खूब सारी मस्ती दोनों की जिंदगी में नए रंग भर देती है। रमन सुमन को गोलगप्पे की दुकान पर ले जाता है। बातों बातों में सुमन से कहता है, सुमन, आज शादी के इतने सालों बाद तुमने फिर से कॉलेज की यादें ताज़ा कर दी। सुमन, अरे यार, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। तभी सुमन का पुराना दोस्त रवि, जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, वो वहाँ आता है और दोनों को हाय कहता है। रमन को रवि बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुमन को सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसलने से पैरों में थोड़ी चोट आ जाती है। इस दौरान रमन उसकी सेवा बहुत करता है, पर उसे अपनी जॉब भी देखनी थी। शाम को जब रमन घर लौटता है तो उसे देखकर सुमन सरप्राइज हो जाती है और खुशी से झूम जाती है। काफ़ी दिनों बाद सुमन अपनी माँ और बच्चों को देख पाती है। रमन उनको अपने साथ लेकर आया था, इसके लिए रमन को थैंक्स कहती है। एक दिन रमन ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी 2 लोग वहां आते हैं। वह किराए का रूम लेने के लिए वहां पर आए हैं। रमन के घर के पीछे 2 कमरे खाली पड़े थे। काफ़ी समय से कोई नया किराएदार उन्हें नहीं मिला था। रमन उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद सुमन से मकान दिखाने को कहकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जो उन्हें पसंद आता है। दूसरे दिन वो फिर आने को कहते हैं। फिर और दूसरे दिन ही सुमन की हत्या हो जाती है। अंधविश्वास की घटना में मुंबई वासियों को झकझोर कर रख दिया था। आखिर कौन थे वो हत्यारे? क्या किसी हत्यारों की गैंग की सोची समझी रणनीति के द्वारा हुआ था? आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी? पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस घटना को जांच में जुट जाती है। उसे जो कोई भी उस मकान के पास या चौराहे पर दिखता है, उसे वह पूछताछ करने में जुट जाती है।
हालात यह हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने लड़कों को बाहर जाने से रोकता है। धीरे धीरे मोहल्ले में सन्नाटा छाने लगता है। बढ़ते प्रेशर और कोई सुराग न मिलने के कारण केस की सीबीआई जांच को आदेश दिया जाता है। जांच कर रहे सीबीआई के लोग सादे वेश में आसपास के क्षेत्रों में घूमने लगते हैं। एक दिन चाय की दुकान पर कुछ दोस्त काफ़ी खुश नजर आते हैं। वह आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज उनके द्वारा किए गए किसी काम के बदले मोटी रकम मिलने वाली है। शक के बिना पर जब उनका रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो वो पेशेवर अपराधी मिलते हैं। उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करती है। उनके बाद जो सच सामने आता है वह पहले लग रही हकीकत को पूरी तरह झूठा साबित कर देता है। हत्या कराने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति रमन था। पुलिस को रमन पर शक तब ही हो गया था जब रमन के बच्चों से पूछताछ में ये सच्चाई सामने आई थी कि सुमन के मृत्यु के दूसरे दिन वो खुद एवं बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खिला रहा था। पुलिस की शक की सुई तभी से रमन की तरफ घूम गई थी। राजवीर स्वयं किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया था। उसकी पत्नी रूही पर मृतक सुमन के पति यानी रमन का दिल आ गया था। धीरे धीरे जैसे नई वस्तुओं के सामने पुरानी वस्तुएं फीकी पड़ने लगती है, वैसे ही सुमन का प्यार रूही के नए प्यार के आगे रमन को फीका पड़ने लगता है। यह प्यार इस हद तक आगे बढ़ गया कि अपने प्यार सुमन का जान को मारने का निर्णय ले लिया गया। उसने यह खुद ना करके अपने एक योजना के अंतर्गत गुंडों को पैसे देकर करवाया। अपनी सोची समझी चाल के मुताबिक बड़ी ही चालाकी से उसने अपने सासू माँ को विश्वास लेने के लिए और सुमन की हेल्प के लिए पहले अपने साथ अपने घर लाया, जिससे माँ को अपने दामाद पर अपनी बेटी के प्रति केयर और प्यार का अंदाजा हो जाए, जिससे कभी उसके ससुराल पक्ष को उस पर शक ना हो। इसके बाद उन गुंडों को एक दिन पहले वह खुद बतलाता है और गुंडे एक किराए के मकान खोजने वाले बनकर उससे इस प्रकार मिलते हैं जैसे वो रमन से पहले कभी मिले नहीं। दोस्तों, पत्नी कोई वस्तु नहीं होती, वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है जो हर गम को भुलाकर सुख दुख में आपका साथ निभाती है, जिसकी चमक हर दिन बढ़ती है। पर उस चमक को देखने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता होती है। पर रमन तो सही मामलों में जीवन संगिनी का मतलब ही भूल गया था। हत्या के इस संगीन मामले में रमन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।